स्टूडेंट माई सेल्फ पूनम कुमावत, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोलॉजी यूनिट से है ये, और जैसा कि सब बच्चों को पता है इकोलॉजी यूनिट जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बट बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है इसके अंदर और बहुत सारा डेटा भी है। तो इस वजह से बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब नॉन अट्रैक्टिव यूनिट में रखी जाती है। बट इकोलॉजी पे अगर आप बहुत अच्छे से कमांड कर लेते हो तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप अपने लगभग 30 to 40 मार्क्स जो नीट एग्जाम में है वो सिक्योर करते हो। कि पूरी यूनिट से अगर हम मान के चले तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है पूरी यूनिट कवर करती है नीट एग्जामिनेशन के अंदर आउट ऑफ 90। तो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म इस यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर हम पूरे इको सिस्टम के एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिसके अंदर हमें पता है कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करता है। फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट और ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड डिस्कशन है, और फिर पॉपुलेशन जो है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किस तरीके से आपस में इंट्रैक्शन करती है। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस छांट के लेके आई हूँ। प्योर ऑन एनसीईआरटी ही है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करना आप नहीं भूलोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपके बी ऑनेस्ट सही हो रहे हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्विज में आपके पास 50 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 15 सेकंड्स का टाइम रहता है। विद इन 15 सेकंड के अंदर आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में यानी कि चैट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज़ बच्चों की, अगर आपको ऐसा कुछ टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है या आंसर या फिर आपका क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो रहा है या आंसर नहीं दे पा रहे हो, दैट मीन वो आपका बहुत ही वीक टॉपिक है, उसको आप वापस से प्रिपेयर करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको यहाँ पे वो फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी मेजर बायोम को बनाने के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। टेम्परेचर, precipitation and atmosphere, temperature only and precipitation and wind। आपको पता है कि ये जो चारों की चारों चीज़ें हैं दीज आर द एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर सिर्फ 2 मेन कंपोनेंट हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया है जिसमें एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है जिसमें बायोम्स के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बता रखे हैं। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वो जो ग्राफ प्लॉट है वो बेसिकली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बीच में बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी बायोम को बनाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, सैलिनिटी। तो यहाँ पे एक और एमसीक्यू आपके सामने है कि सैलिनिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो पार्ट्स पर 1000 में किया जाता है, ऑप्शन में पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, 1000 या इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो एक क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा यहाँ से रहा। इसके अलावा यहाँ पे आपको सही जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, लैंड वाटर का कितना है, हाइपर सैलाइन लेग्यून का कितना है, सी वाटर का कितना है और फ्रेश वाटर का कितना है। तो ये प्योर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी ने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखे हैं, तो उन्हीं पे ही आपको एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बच्चों इसका बहुत ध्यान से अपना आंसर लिखो, और इसका सही आंसर है सेकेंड, हाइपर सेलिन लेग्यून जो है उसके अंदर सेलिनिटी आपको 100 से ज़्यादा हमें दिखा रखी है। इसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करने के लिए 2 एबायोटिक फैक्टर आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सॉइल है, टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर। सॉइल, लाइट, टेम्परेचर या वाटर। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से 2 इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। बेसिकली ये कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर है जो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसका सही आंसर है वाटर। देखो एक चीज़ तो आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखी हुई है कि लाइफ वहीं होगी जहाँ पानी है, और वहीं टेम्परेचर के लिए दे रखा है कि मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते ही क्या है, टेम्परेचर। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टेंड टू लूज बॉडी heat very fast as compared to larger animal because they have lower surface to volume ratio, equal values of surface and volume, higher surface of volume ratio, very low BMR basic metabolic rate। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं।
छोटे एनिमल्स होते हैं उनके पास लॉस बॉडी हीट जो है बड़ी जल्दी होता है एज कम्पेयर टू लार्जर एनिमल, क्योंकि उनके पास क्या ऐसी चीज़ है। तो आपको ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से केयरफुली एनसीईआरटी को समझने की जरूरत है। इसका थर्ड आंसर है सही, हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको पैरासाइट के पर्सपेक्टिव करेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। लॉस द unnecessary sense organ, presence of adhesive organ, presence of sucker, higher reproductive capacity, well developed digestive system। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं जिनके अंदर इन 5 स्टेटमेंट में बताया गया है कितने सही है और कितने गलत। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपका कि पैरासाइट, अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा कि एक पैरासाइट जो है 2-3 तरीके के पैरासाइट है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, एंडो, एक्सो एंड रूट पैरासिटिज्म। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, इसके अंदर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है और फोर्थ भी सही है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता एक पैरासाइट की, मतलब उनके पास फालतू के सेंस ऑर्गन नहीं है, एडेसिव या सकर्स उनके पास प्रेजेंस होते हैं और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग सिमिलर इकोलॉजिकल निश बट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको वो ऑर्गेनिज्म बताने हैं जो लगभग सिमिलर, एक ही निश के अंदर नहीं रहते हैं, सिमिलर निश में रहते हैं लेकिन उनका जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग है। तो वो डेफिनेटली सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिट नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो निश है वो काफी सिमिलर है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि आपको नहीं पता होगा तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को एज इट इज नोट कर लो। इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस वो कॉम्पिटिटर होते हैं, लगभग एक जैसे ही इन्वायरमेंट में, एक जैसे निश में रहते हैं लेकिन अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। राइज द टेम्परेचर एंड एयर ह्यूमिडिटी, दोनों चीजों को बढ़ाना है। ये ऑब्जर्व करोगे कहां से कहां तक। पहला है इक्वेटर टुवर्ड द पोलर रीजन, plain to mountain top during the altitude movement. More than one option is correct. Poles to equator region during the latitudinal ट्रांजिशन। तो आपको बताना है कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और एयर ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, कहाँ से कहाँ। ये आपको थोड़ा जियोग्राफिकल चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न है, और ये रीजन जो है वो पोल्स रीजन है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 23 एंड 5 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ इक्वेटर के ऊपर सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट गिरती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। तो हम पोल से जैसे ही इक्वेटर की तरफ चलेंगे लैटिट्यूडनल ट्रांजिशन के अंदर, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एयर की ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। तो इसका फोर्थ आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस which include nausea, fatigue, and heart palpitation occurs due to the high mountain height and high temperature, low atmospheric pressure at high altitude, high atmospheric pressure at a high altitude, heavy snowfall at a high altitude एंड लो टेम्परेचर। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्यों होता है एल्टीट्यूड सिकनेस। मतलब अगर आपको कहाँ भेज दिया जाए, किसी पहाड़ी पे भेज दिया जाए, ठीक है, मतलब हाई हाइट पे भेज दिया जाए, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। जब हम किसी बहुत हाई हाइट पे जाते हैं तो कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। किसके पर्सपेक्टिव? इको टाइप्स के पर्सपेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, they are genetically similar, they are infertile, there may be several ecotype of the same organism। तो आपको यहाँ पे सही आंसर जो है वो बताना है, इनकरेक्ट बताना है इको टाइप्स के बारे में। तो दे आर इनफर्टाइल, ऐसा नहीं होता। इको टाइप्स का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसे से ही हो। जैसे कि अगर हम बात करें, पोलर बियर है और एक नॉर्मल वाइल्ड बियर है, दोनों इको टाइप स्पीसीज है। देखो, दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि अगर आप देखोगे
पोलर बियर जो है दिखने में अलग रहता है, वाइट कलर का है, ठीक है, और जो वाइल्ड बियर है वो ब्लैक कलर का दिखता है, और जो पोलर बियर है वो बड़ा भी होता है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। जेनेटिकली काफ़ी सिमिलर है क्योंकि वो एक ही स्पीसीज है, लेकिन अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहने की वजह से वो अलग है। बाकी आप दोनों बियर्स की अगर जेनेटिक मेकअप देखोगे तो काफ़ी सिमिलर आएगा एज कम्पेयर टू अदर स्पीसीज। वो इनफर्टाइल नहीं होते हैं। देयर मे बी सेवरल इकोटाइप्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। हाँ, फैक्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग इकोटाइप्स हमें देखने को मिल सकते हैं अलग अलग जगह के अनुसार। एल्टीट्यूड सिकनेस जो है मैनेज बाय द बॉडी। बॉडी किस तरीके से एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए अडेप्टेशन शो करती है? डिक्रीजिंग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, इंक्रीज फैट ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ब्रीथिंग रेट, डिक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं कि एल्टीट्यूड सिकनेस होने की वजह क्या है, क्योंकि जब हम हाई हाइट पे जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक वैल्यू डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसलिए सही आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन ऑफ फूड, लाइट एंड स्पेस इज अ मोस्ट सीवियर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन अ सेम एरिया, closely related species growing in a different habitat, distinctly related species growing in a same habitat, डिस्टिंक्टली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन अ डिफरेंट हैबिटेट। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है कि फूड, लाइट और स्पेस तीनों के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो कौन सी स्पीसीज यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तो अपना आंसर जो है आप बहुत सोच समझ के लिखो बच्चों, क्योंकि गलत हो रहा है तो वो आपकी ही प्रिपरेशन की वीकनेस को शो कर रहा है। तो इसका सही आंसर है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन सेम एरिया। अगर डिफरेंट एरिया में है तो उनको कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो अलग अलग ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल और गोट्स आर नेवर ग्रोइंग ऑन द कैलाट्रोपिक्स calotropis growing in an abundant field because the presence of opium, alkaloid like quinine, पॉइजनस ग्लाइकोसाइड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। कैलोट्रोपिस को कभी भी नहीं खाते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक केमिकल्स होता है जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। अब आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है कि वो क्यों नहीं, कौन सा, किस वजह से वो क्यों नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा कि उनके पास ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, वो भी बड़े ही टॉक्सिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉलिनेशन जो है वो ओफोर्स के अंदर किस तरीके से देखने को मिलेगा? इंसेक्ट थ्रू द क्लिप मैकेनिज्म, इंसेक्ट थ्रू द ट्रैपडोर मैकेनिज्म, इंसेक्ट थ्रू द लिवर मैकेनिज्म, इंसेक्ट थ्रू द स्यूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म। ये भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑफोर्स के अंदर आपको पॉलिनेशन जो है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, ये एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने एक और टर्म भी दी है, सेक्सुअल डिसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ ध्यान देना होगा कि ये पॉलिनेशन से रिगार्डिंग है, और आपको बताया हुआ भी है कि ये जो फ्लावर है उसकी एक पंखुड़ी, अपना जो शेप है, पैटल जो है वो इस तरीके से बना लेती है कि वो ऐसा लगता है कि वो फीमेल इंसेक्ट की तरह बिहेव करती है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल दिखती है, ठीक है। तो दैट इज अ इंसेक्ट थ्रू द स्यूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट रीड करने और सेलेक्ट करना है क्या करेक्ट ऑप्शन किसके रिगार्डिंग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। देखो पहले क्वेश्चन तो यही पता नहीं होता बच्चों को, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब एट्रीब्यूट्स इन द सेंस आपकी अपीयरेंस, आपकी प्रेजेंस कैसी है, दैट इज अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अगर आपके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो आपकी हाइट कैसी है, आपके आईज का कलर कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपका जो स्टाइल है वो किस तरह, मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करें, लाइक टाइगर को हमें एक्सप्लेन करना है कि 4 पैर है, लंबी सी पूंछ होती है, इस तरीके से, तो वो हम उस टाइगर की क्या बता रहे हैं? एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। सेम एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट रहता है, उसका बर्थ रेट क्या है, उसकी डेथ रेट क्या है, उसके अंदर सेक्सुअल रेशो क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। तो इस तरीके की चीजें जो रहती है वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है। तो उसकी पर्सपेक्टिव आपको करेक्ट स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है आपके सामने, ऑप्शन भी दिए हैं, फटाफट बता दो कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है अबाउट द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट सही है। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से पॉपुलेशन के से रिलेटेड ये चारों के चारों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, तभी आपको समझ में आएगी कि कितने ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है 2 ही करेक्ट है, एक तो बी करेक्ट है और एक डी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से
बाकी के जो स्टेटमेंट है वो अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी डाउन है, यानी कि गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस also called the Darwinism fitness with low R value, with high K value, with high R value and none of these। तो आपको बताना है पॉपुलेशन का जो एवोल्यूशन है वो मैक्सिमाइज करता है उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस कितनी है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे रहना चाह रही है तो उसको रिप्रोडक्टिव फिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक स्पीसीज अपने आप को बनाए रखने के लिए अपना जो आर है इसको इंक्रीज करती है, ठीक है। तो दैट इज अ डार्विनिज्म फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, किसके बारे में, रिगार्ड द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, क्योंकि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट में काफ़ी अच्छे बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी बनते हैं। तो आपको चारों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है। इसका मतलब यहाँ पे 4 चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जो 3 सही है वो भी आपको समझ में आएंगे और जो गलत है वो भी। तो आपको बताना है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग गलत क्या है। इन्होंने बोला है कि भाई जो एज पिरामिड बनता है उसके अंदर मेल और फीमेल जो है शो द सेपरेट डायग्राम। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एज पिरामिड में 3 डायग्राम बना रखे हैं इस तरीके से। एक डायग्राम प्रेजेंट करता है प्री रिप्रोडक्टिव को, एक रिप्रोडक्टिव, एक पोस्ट को, ठीक है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है इसके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आपको कंपटीशन के पर्सपेक्टिव इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, बहुत ध्यान से समझना है। कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट पे है, कॉम्पिटिटिव स्पीसीज पे है, लिमिटिंग रिसोर्सेज, need to be limiting for the competition to occurs, closely related species can show competition। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि 3 सही है और 1 गलत है। और वो एक गलत कौन सा है, वो यही दिया है कि ओनली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन शो कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ही कंपटीशन शो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा माना जाता था, डार्विन के टाइम से यही था, बट ऐसा सही नहीं है। जो नॉन रिलेटेड स्पीसीज है वो भी अच्छा कंपटीशन कर सकती है। फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ एक आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो फाइटोप्लैंक्टन के लिए एक स्पीसीज और एक बर्ड के अंदर क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो एक स्पीसीज और एक बर्ड, फिश ईटिंग बर्ड, तो दोनों बहुत ही दूर दूर की स्पीसीज है लेकिन फिर भी सेम रिसोर्सेज के लिए वो कॉम्पिटेट कर रही है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही, एक गलत है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन जोन क्या होता है टू कम्युनिटी के अंदर। तो बफर जोन होता है, थर्मोलाइन होता है, इकोटोन होता है या इको लाइन होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो मैं मानती हूँ ये चीज़ें आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं गिवन की है, इसीलिए आपके लिए मैं एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आई हूँ। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सेट कर रही थी तो मैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखती हूँ जो डायरेक्ट भी दिए होते हैं और कभी कभी ऑप्शन के अंदर ऐसे ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन जोन बिटवीन द 2 कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पे मान लो हमारे पास एक कम्युनिटी है, ठीक है, और एक है यहाँ पे ये दूसरी बी कम्युनिटी, ठीक है। तो ए और बी कम्युनिटी के बीच में ये वाला जो जोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। मान लो यहाँ पे पानी है और यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग कम्युनिटी होगी। अब इन दोनों कम्युनिटी के बीच में ऐसा कुछ स्पेस होगा जहाँ पे दोनों कम्युनिटी आपस में मिल रही होंगी, जहाँ मिल रही होंगी तो वो जोन क्या कहलाता है, इकोटोन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजिस्ट स्टडी कर रहा है किसी पॉपुलेशन को, ठीक है, और वहां पे उसको मिल रहा है कि नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन, तो नेट इंक्रीज आपको पॉपुलेशन का बताना है। फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है इसका तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है। अगर ये क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो ना तो सच्ची कह रही हूँ बच्चों, अपने अपने ना कान के नीचे चपत लगा लो, इससे बेटर और कुछ नहीं है। बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी एन को कैलकुलेट करने के लिए आपको नेटिलिटी को ऐड करना होगा, मोर्टिलिटी को माइनस करना होगा, इमिग्रेशन को ऐड करना होगा, इमाइग्रेशन को निकालना होगा। तो हमारी जो पॉपुलेशन आती है वो कितनी रहेगी, 0, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता है कि हम किसको ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और माइनस किसको करते हैं, मोर्टिलिटी को, डेथ को और प्लस इमिग्रेशन को, तो आपकी इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिर से बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि अडेप्टेशन बतानी है यहाँ पे डेजर्ट लिजर्ड के। तो 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और आपको बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
ठीक है, एज द अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट इन द डिजर्ट लीजर्ड, और कंडीशन आपके सामने 4 दी हुई है। ठीक है, तो बिल में रह लेगी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा बिल्कुल सही है। और एक आपको दिया है मास्क इन सन व्हेन द टेम्परेचर इज लो, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये 2 स्टेटमेंट जो है वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनमें से आपको 2 स्टेटमेंट बताने हैं जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो बताना है कि शेर जो है वो डियर को खा रहा है और स्पैरो जो है वो ग्रेन्स को खा रही है, तो इकोलॉजिकली सिमिलर कंज्यूमर्स हैं क्या? ठीक है, और प्रेडेटर स्टारफिश पिजास्टर जो हेल्प करती है मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन सम इनवर्टिब्रेट्स, predator ultimately lead to the extinction of prey species, production of chemical such as a nicotine, starline by the plants are metabolic disorders। ठीक है, तो आपको बताने हैं इन चारों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, 2 गलत है 2 सही हैं, तो आपको 2 सही है, ये एनसीईआरटी से है। देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, क्योंकि गलत का भी तो एक सही आंसर होगा ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन अगर ये आपसे गलत हो रहे हैं ना, तो फिर बच्चों कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, इसके 2 स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है और दूसरा ये पिजास्टर का तो आपके एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी के अंदर गिवन किया है। लगभग इन्वर्टिब्रेट्स, काफ़ी सारे इन्वर्टिब्रेट्स, आई थिंक कितने हैं, मेरे ख्याल से 200 इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज थी, आई थिंक सो, बट आप अपना आंसर लिख दीजिए, मैं चेक कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं ए बी सी और डी, और बताना है सर्टेन द डेजर्ट एनिमल सच एज ए कंगारू रैट के बारे में बताना है कि कितने सही हैं। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट पढ़ दो बच्चों, फटाफट आंसर दे दो। कंगारू रैट एक ऐसा अनोखा एनिमल है हमारी प्लेनेट पे जो कभी पानी नहीं पीता है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 में से आपको बताना है कितने सही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। सही आंसर के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया बच्चों, उस टाइम के अंदर ही आपको आंसर करना होता है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है दैट मीन आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर है, ये कह रहे हैं कि सी सही है और डी सही है। पहले क्यों गलत है, ये डार्क कलर के होते हैं और हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीट करते हैं, नहीं बिल्कुल सही है, सॉलिड में कर ही नहीं सकते, पेस्ट के फॉर्म में करते हैं। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, सही बात है, ब्रीथ एट अ स्लो रेट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये ड्राई सीड को फीड करते हैं और इनको पानी की जरूरत नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड यूरिन, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला बताना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला देखो याद करना पड़ेगा बच्चों, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ग्रोथ मॉडल्स आपके दिए हैं एक्सपोनेंशियल, और एक दिया है मोर रियलिस्टिक एज कंपेरेटिव टू एक्सपोनेंशियल, दैट इज अ लॉगिस्टिक, है ना। तो एक्सपोनेंशियल का क्या रहेगा आपको पता होना चाहिए। 4 है, टाइम दिया हुआ है, मतलब नजरें से सीधे सही स्टेटमेंट पे जाएंगे, हो ही नहीं सकता कि आप 3 ऑप्शन को देखो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन। आर क्या है यहाँ पे, किसी बच्चे को पता है क्या आर का मतलब क्या है? सब बच्चे अपने अपने कमेंट में लिख दो, आर का मतलब क्या होता है। आर मीन्स वॉट। ठीक है, क्योंकि बिना आर के, देखो मैंने पहले भी बताया था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस हर एक स्पीसीज की बहुत ज़रूरी है। अर्थ पे अपने आप को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना हर एक लिविंग को बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्पीसीज रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, आर को मेंटेन नहीं कर रही है, तो नेचर उसको एलिमिनेट कर देगा। इसीलिए हम बहुत स्टार्टिंग की क्लासेस में भी ये बात पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ना, वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। अनडाउटेडली हम बिना रिप्रोडक्शन के भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कोई स्पीसीज अपने आप की आइडेंटिटी इस अर्थ पे बनाना चाहती है, तो इस एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक यूनिट बतानी है इकोलॉजी की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, स्पीसीज या फिर पॉपुलेशन। बेसिक यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, एक इकोलॉजी की। देखो आपको ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल, देखो अगर आप साइटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल अलग अलग चलते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है अलग चलता है। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सबसे स्मॉल क्या रहता है, दैट इज अ ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। ऑर्गेनिज्म जो है बेसिक यूनिट है
इकोलॉजी की। निश क्या है एक स्पीसीज का, मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है क्योंकि बच्चों को निश और हैबिटाट के अंदर थोड़ा पता नहीं रहता है। ज्योग्राफी तो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया, उसके अंदर बहुत सारे हैबिटाट होते हैं और हैबिटाट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे निश होते हैं। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही लग रहा है अबाउट द निश ऑफ स्पीसीज। स्पेसिफिक प्लेस जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है, हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द ऑर्गेन और स्पीसीज, स्पेसिफिक स्पीसीज फंक्शन एंड इट्स कॉम्पिटिटिव पावर या नन ऑफ दीज। तो देखो निश वो जगह होती है हैबिटाट के अंदर, एक ऐसी स्पेसिफिक जगह जहां पे वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक फंक्शन जहां लिखा गया तो मतलब वो क्या चल रहा है, निश। उस जगह पे रह रहा है, दैट इज अ कॉमन थिंग। हैबिटेट में भी तो रह रहा है, निश में भी तो रह रहा है, रहना अलग चीज है, लेकिन अपनी फंक्शनलिटी कहाँ परफॉर्म कर रहा है वो, ठीक है। तो वो उसका क्या रहता है, निश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासाइटिक अडेप्टेशन। तो पैरासाइटिक अडेप्टेशन के बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपके लिए बहुत आसान है, इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि अगर पहले वाला क्वेश्चन को अगर आपने बहुत ध्यान से सुना, समझा और पढ़ा, तीनों चीजें की है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपने लिखा होगा, आई होप सो। जैसा कि आप नहीं करते हो, बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हो, अदरवाइज आपको लिखना चाहिए अगर आपका क्वेश्चन आंसर गलत आ रहा है। तो इसका है सही नहीं है वो बताना है, लॉस द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ऐसा नहीं है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा दबा के रिप्रोडक्शन करता है, उसको जरूरत ही क्या है, और कुछ करना ही नहीं है, बस बैठे बैठे रिप्रोडक्शन ही करना है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग के अंदर फाइटोप्लैंक्टोन्स जो है वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ये बताना है, देखो अलग अलग जोन रहती है एक लैग के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि एक लैग के अंदर फाइटोप्लैंक्टोन्स जो है वो लैग की कौन सी जोन के अंदर रहते हैं। लिमिटिंग जोन पे रहते हैं, प्रोफंडल पे रहते हैं, बेंथिक जोन पे रहते हैं, लिटोरल जोन पे रहते हैं। देखो ये जोन्स जो है ना लैग की आपको पता होंगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। लिमिटिंग जोन जो होती है, मतलब ये एक लैग है ना, तो इस लैग का जो अपर रीजन जो रहता है वो होता है हमारा लिमिटिंग जोन, ठीक है। और ये बिल्कुल जो नीचे वाली जोन होती है इसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन, जो नीचे। तो यहाँ पे देखो सनलाइट, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, तो जहाँ पे सीधी लाइट आ रही है किसकी, सन की, तो वो जोन रहता है हमारा लिमेंटिक जोन, तो फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे मिलेंगे। लिटोरल जोन इज लोकेटेड अलोंग दी, कहाँ मिलेगी, हाई माउंटेन पे, रिवर में, डेसर में, या फिर सी के अंदर। तो बता दो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी हम लोगों ने लेटोरल जोन के बारे में भी देखा था कि ये सारी किसकी जोन्स होती हैं, तो बेसिकली इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। तो सी के अंदर भी तो कुछ ऐसा ही जोन रहता है ना, मतलब इतना बड़ा सी है, तो ये जोन रहेगी, ये यहाँ पे जो रहती है वो लिटोरल जोन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद द लिमिटिंग रिसोर्सेज, इनके अंदर 4 तरह की सीक्वेंस आपके सामने दी हुई है। देखो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ध्यान रखना, तो ये सीक्वेंस सही बतानी है। एनसीईआरटी में गिवन है, नीट का भी क्वेश्चन ऐसा सा ही रहा हुआ है और रहने की प्रोबेबिलिटी भी है। देखो मेरी ना पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपके एनसीईआरटी के हर एक स्टेटमेंट से जो भी पैराग्राफ लिखा है हम वहां से लेके आए आपके लिए, ताकि आपको भी आपका पता चले कि आपने उस चैप्टर को इतना क्लियर किया है कि किसी भी जोन से क्वेश्चन आ जाए तो आपका सही हो जाए। लेग फेज होता है, एक्सेलरेशन लॉग फेज होता है, फिर रुक जाता है और फिर एसिम्प्टोट फेज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which path is followed by the plant as a part of adaptation and ecosystem where kangaroo rat is a living। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सीधा ना देके घुमा के आपसे पूछा जा रहा है कि आपको वहां के प्लांट्स का बताना है जहाँ पे कंगारू रैट रहते हैं। तो एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कंगारू रैट कहाँ रहते हैं, तो वहाँ के प्लांट्स किस तरह का अडप्टेशन शो करते हैं। तो ये मतलब घुमा के बात पूछी गई है, बट आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डिजर्ट प्लांट को दिन में स्टोमेटा नहीं खोल सकते, दिन में स्टोमेटा खोला तो पानी निकल जाएगा, इसलिए उनके पास सेकेंड स्टोमेटा होते हैं, दैट इज ऑल्सो अडप्टेशन ऑफ डिजर्ट प्लांट। इसके अलावा वो कैम साइकिल परफॉर्म करते हैं, क्रासोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में ये रात में स्टोमेटा ओपन करके CO2 को ट्रैप कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, रात में स्टोमेटा खोला इन्होंने और रात में इन्होंने
ट्रैप किया CO2 को, तो किस फॉर्म में ये CO2 को स्टोर करते हैं ताकि सुबह होते ही वो उससे क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस यानी कि केल्विन साइकिल को परफॉर्म कर सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कैन प्लांट्स या C4 प्लांट जो होते हैं वो दोनों का लगभग एक जैसा काम होता है। C4 में मेसोफिल और बंडल सेल दो अलग होगी, कैम के अंदर सेल एक ही रहती है, लेकिन रात में वो ट्रैप कर लेते हैं और मैलिक एसिड के फॉर्म में CO2 को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट दो कॉलम दिए हैं, मैच करना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप गलत कर ही नहीं सकते। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म। आगे 4 एग्जांपल दिए हैं, बता दो भाई कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है और सही ऑप्शन अपने चैट बॉक्स में लिख दो। देखो एक बच्चे ना, सारे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, सबसे गंदी बात, बहुत ही गंदी बात, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि जब तुम्हारे बहुत सारे कमेंट्स आए होते हैं ना, और दूसरा तुम क्विज को शेयर ही नहीं करते, अपने बाकी के चंद जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर है उनको लेके आया करो मैदान में, उनको भी शेयर किया करो। बिना मतलब कुछ चीजें होती है बच्चों जो बिना कहीं कर देनी चाहिए, ऐसे मतलब बोलना नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके टाइम निकाल के ये सारी प्रोसीजर किया जा रहा है, तो आपसे दो ही चीज एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक तो आप सही आंसर करें और दूसरा आप अपना जो स्कोर है उसको मेंशन करें, अपने फ्रेंड्स से को भी यहाँ इनवाइट करो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है थर्ड। क्या दिया है भी, फर्स्ट का है S म्यूचुअलिज्म, C एनिमोन, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड का दिया है P कंपटीशन, ठीक है, बार्निकल्स करते हैं। थर्ड का प्रेडेशन का है Q टाइगर करते हैं, और पैरासिटिज्म का है माइट्स, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट कैरिंग कैपेसिटी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक पॉपुलेशन की डिटरमाइन करते हैं कैसे, बर्थ रेट से, डेथ रेट से, लिमिटिंग रिसोर्सेज से, या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, किसी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी आ चुकी है, कैसे डिसाइड करोगे, तो सीधी सी बात है, लिमिटिंग रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं किसी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको काफी बच्चों को नहीं पता होता। कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली आपकी भी एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी है, पढ़ने की कैरिंग कैपेसिटी है, खाने की कैपेसिटी है, बाहर उठाने की कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो हर एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया की भी कैपेसिटी होती है कि मतलब इस इतने से एरिया में इतने ही स्पीसीज, इतने ही ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, इससे ज्यादा वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, मतलब उनको नहीं रख पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है ये बता दो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही हमने प्रेसिपिटेशन से स्टार्ट किया था, पानी, रेन, स्नो, हिल्स या ऑल द फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल इन द ग्राउंड। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि कुछ ऑप्शन काफी सिमिलर हैं, तो ये अच्छा है कि आपका ध्यान एक ही जगह जाना चाहिए। इसका सही आंसर है D, मतलब पानी किसी भी फॉर्म में लैंड पे आ रहा है तो वो उस जगह का क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। बायोम बनाते हैं हम इसके भी यहाँ पे, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल condition of different habitats, temperature and water, light and soil, only texture, temperature, water, light and soil। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार ये क्वेश्चन, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके सारे नहीं करने, मतलब थोड़ा ध्यान लगाना है। की एलिमेंट पूछा है यहाँ पे इन्होंने, स्पेसिफिक की एलिमेंट बताओ कि ज्यादा वेरिएशन लेके आते हैं फिजिकली भी और केमिकली कंडीशन ऑफ हैबिटेट्स के अंदर। तो भाई सारे ही होंगे यहाँ पे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, सारे अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरह का केमिकल, सॉइल का अलग केमिकल है, वाटर का अलग केमिकल है, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी अलग है, टेम्परेचर भी अलग अलग रहता है, तो हैबिटेट के अंदर भी मतलब अलग अलग तरह का वेरिएशन क्रिएट होता है। परकोलेशन एंड वाटर होल्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल की कॉम्पोजिशन पे, उसका ग्रेन साइज कितना है, उसका एग्रीगेशन कितना है, या सभी। अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करना। देखो बच्चों, क्वेश्चंस जो है ना वो आपके एनसीईआरटी से ही उठेंगे, क्योंकि एनटी का पैनल जो है एनसीईआरटी को उठा के ही पेपर सेट करता है, ठीक है। सही आंसर है इसके सभी, तीनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, एसिम्प्टोट इन ए लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन। एसिम्प्टोट का मतलब अगर आपको याद हो, इस तरीके से हम बना रहे हैं, बढ़ रही है और फिर ये इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट हो रहा है कर्व,
ठीक है। तो ये कौन सी फेज रहती है हमारी, लैग, ये होती है लो, और ये वाली स्टेज कौन सी रहती है, एसिम्पटोट। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो गया, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो कितनी आ रही है, 0 नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन कहाँ ऑब्टेन होगी, ठीक है, k इज इक्वल टू एन पे, k ज्यादा n ज्यादा या नन ऑफ दिस। देखो k क्या है, n क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऑप्शन बनने पे ऐसा कुछ बच्चों को तो ना ऐसी हालत खराब होती है उनकी कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन बायो का है, मैथ का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, किसका है ना। तो मतलब इतने गरीब तो नहीं हो तुम दिमाग से कि तुम्हें पता ना चले कि इज अ कैरिंग कैपेसिटी एंड इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ 0 हो जाएगी और ग्राफ जो है वो एसिम्पटोट हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म that enable the organism to survive and reproduce in its habitat। कौन सा ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एसिमिलाइजेशन, अडेप्टेशन और म्यूचुअलिज्म। ये इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है किसी ऑर्गेनिज्म का जो उसको सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट करेगा, है ना, इन शॉर्ट। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बता दो, बहुत ही आसान है। अडेप्टेशन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अडेप्टेशन किसी ऑर्गेनिज्म के पास है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाइड भी कर रहा है, वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा इस अर्थ पे और वही अपनी स्पीसीज को मेंटेन कर पाएगा। जैसे कि हमारे साथ भी तो ऐसा होता है, नीट का जब पेपर आता है तो बहुत सारी चीजें इनबैलेंस हो जाती है, डर, एक फोबिया हो जाता है, पता नहीं क्या होगा, है ना, मतलब बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर। उन इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है और उन फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग तुम अडेप्टेशन शो कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम नीट के पेपर को क्रैक कर दोगे। अगर तुम उस अडेप्टेशन में फेल हो गए तो नीट का पेपर तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो जो भी अब जैसे जैसे टाइम आपके पास आ रहा है एग्जामिनेशन का, तो बहुत सारी वेरिएशन आएगी अभी, ठीक है, डर की जो फीलिंग है ना वो जनरेट होगी, तो अच्छा है, कोई कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे से प्लानिंग है, अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हो, तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि आप सिलेक्शन ना ले सको। ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन को अडॉप्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इज ऑफ पिरामिड विद नैरो बेस, नीचे से नैरो बेस है, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, हाई नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल, लो नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल, हाई नंबर ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल या लो नंबर ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है बच्चों, तो बता दो कि एज पिरामिड नीचे से छोटा है तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि तीनों चीजें भी पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बहुत ही कम यंग वंस है क्योंकि प्री नीचे, देन मिडल में रिप्रोडक्टिव फेज ऊपर ही ऊपर रहती है पोस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स डज the diurnal temperature of the soil surface vary most, श्रबलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट या ग्रासलैंड। आपको बताना है इनमें से कौन सा हैबिटेट है। डज द डायurnal टेम्परेचर ऑफ द सॉइल सरफेस वेरी मोस्ट, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ना वो हमें डेजर्ट में देखने को मिलेगा। मतलब दिन के टाइम पे टेम्परेचर मान लो बहुत भयंकर ज़्यादा हो जाता है और रात में डेजर्ट का टेम्परेचर काफ़ी वेरी कर रहा होता है, लो हो जाता है। मिमिक्री क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अडेप्टेशन है मिमिक्री, ऑब्वियसली आई नो, तुम्हें भी पता होगा, क्योंकि जब प्रे को प्रेडेटर्स खाते हैं तो प्रे उन प्रेडेटर से बचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशन शो करते हैं। बिहेवियर भी कर सकता है, मॉर्फोलॉजिकल भी कर सकता है ना, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशन जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा मिमिक्री क्या है, इवोल्व्ड रिजेम्बलेंस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जेक्ट। तो वो उस पर्टिकुलर प्रेडेटर से बचने के लिए अपना रूप जो है वो चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं मिमिक्री करना। मिमिक्री करना बहुत कॉमन सी बात है, आपने देखी हुई होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बता दो क्या रहेगा। चार ऑप्शन है, डोरमेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायपोज। डन, तो बता दो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मतलब हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डोरमेंसी, डायपोज, ये बड़े ही कॉमन से वर्ड हैं और ये वो ऑर्गेनिज्म करते हैं
जो कि कन्फर्मर्स होते हैं, डायपोज करेगा सस्पेंशन तो, ठीक है, विंटर स्लीप, समर स्लीप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताया था। एबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे या तो वो रेगुलेटर होगा या फिर कन्फर्मर होगा या पार्शियली रेगुलेटर होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो कन्फर्मर्स या तो माइग्रेट हो जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज अ हीट एंड डेसिकेशन फिश अंडरगोज। कहाँ चली जाएंगी भाई वो? हाइबरनेशन करेंगी या डाइपोज करेंगी या एस्टिवेशन करेंगी या नन ऑफ दिस? क्या करेंगी वो? बता दो भाई। किससे? यानी कि उनको समर स्लीप की जरूरत है। मतलब मैंने आंसर बता दिया वैसे तो। अब भी अगर तुम गलत करोगे, मुझे लगता नहीं है तुम ऐसे गलत करोगे, मुझे नहीं पता कितने बच्चे ईमानदारी से आंसर कर रहे हैं, देखा देखी भी तो चल रही होगी ना बीच बीच में, बट आपको अपना सही एवोल्यूशन करना है तो आप अपना अलग से कॉपी के अंदर अपना आंसर लिखते रहो और चैट बॉक्स में भी अपना आंसर डालते रहो। एस्टिवेशन, the response of different organism to the environmental rhythm of light and darkness is called। क्या बोलते हैं भाई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको थोड़ा यहाँ पे मतलब सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इकोलॉजी का है, ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का है, मतलब या फिर कोई रिप्रोडक्टिव फिनोमिना से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना ये रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस जो है ना, ये बड़ी अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं फोटोपेरिडिज्म। प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं। और किसी ऑर्गेनिज्म का एक अलग तरीके से अडेप्टेशन भी रहता है, एक रिस्पॉन्स भी रहता है एनवायरनमेंट के लिए। देखो प्लांट जो होते हैं ना वो अलग अलग लाइट के इंटेंसिटी के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल भी करते हैं, तो इस तरीके का माइग्रेशन भी शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिफाइंड? बता दो भी, मतलब सबसे अच्छे तरीके से डिफाइंड इनमें से कौन है? कमेंसलिज्म है, पैरासाइट है, म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है। आपको इनमें से पढ़ के बताना है कि सबसे सही स्टेटमेंट या डिफाइंड रीजन क्या है। तो 4 आपको इंट्रैक्शन दिए हैं, कमेंसलिज्म, पैरासाइट, कंपटीशन और म्यूचुअलिज्म। इसमें कमेंसलिज्म को बहुत अच्छे से बताया है। इसमें एक स्पीसीज को तो होता है बेनिफिट, ठीक है, और and the other neither benefited or nor harmed, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, अनकमेंशलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बता दो भाई दोनों तीनों के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड, वन ऑफ द स्पीसीज इज बेनिफिटेड, interacting species live together closely together, both the species belong the same taxonomic groups। तो इन तीनों के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आपको क्या लगता है क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इसका सही आंसर है इंटरेक्टिंग स्पीसीज जो होती है वो काफी क्लोजली रिलेटेड होती है, या इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज्ड एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस? बता दो। ये भी पैरासिटिज्म से रिलेटेड है। 3 तरह का पैरासाइट होता है, पैरासाइट, एंडो, एक्सो और ब्रूड पैरासिटिज्म, है ना। तो सही आपकी नज़रों में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सही पैरासिटिज्म क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से 3 गलत, 1 सही, एक जो है ट्रू सेंस में पैरासिटिज्म है, बाकी सो कोल्ड पैरासिटिज्म है। तो पहला ऑप्शन है कि जो लाइसिस हमारे रहती हैं ह्यूमन हेयर के अंदर, दैट इज अ ट्रू पैरासाइट। बाकी जो है वो कोल्ड ऑफ मतलब एज ए कहा जा सकता है कि वो एक तरह का मतलब पैरासिटिज्म है, बट ट्रू सेंस में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड? ये भी बता रखा है, एमेंसलिज्म के लिए है, ठीक है, और पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आप बता दो। देखो ये क्वेश्चन है ना देने के पीछे मेन वजह थी कि यहाँ पे सिर्फ आपको आपका एक क्वेश्चन सही करना यहाँ पे मेन मोटिव नहीं है। आपको एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट्स, अलग अलग टर्म्स को दिमाग में बैठाना अपने, और चेक करना कि क्या आप जो लिखा है उसके बारे में सही सोच रहे हो क्या। तो बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं, एक कई क्वेश्चंस का ग्रुप हो जाता है। तो प्रेडेटर्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैच एंड किल द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, दैट इज अ राइट एप्रोप्रिएटली यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो बाकी मतलब तीनों गलत है, पढ़ लो किस तरीके से गलत है। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई यहाँ पे, क्योंकि पहला में अमेंसलिज्म में तो को अमेंसलिज्म एक बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल नहीं दिया बट आपको पता होना चाहिए इसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज जो एक्सप्लॉइट्स
मैसिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। ये नीट का क्वेश्चन रहा हुआ है और फिर वो डिसअपियर हो जाती है। बता दो भैया किस तरीके। देखो कुछ बच्चों ने तो रट्टे मार रखे हैं इस क्वेश्चन का आंसर का, तो मैं डैम श्योर हूँ कि उन्होंने रेनी सीजन इंसेक्ट 2 शब्द पढ़ा और उन्होंने आंसर कर दिया। बट क्यों, वाई, तो क्यों और वाई जो है ना ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब रटना अच्छी बात तो नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्ट मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जे शेप में आप दिख रहे हो एकदम बढ़ता है, जे शेप का आधा ग्राफ हमारे सामने होता है और जे शेप का जो सेकंड ग्राफ बनता है वो इमीडिएटली नीचे आता है, ठीक है। तो रेनी सीजन के अंदर इंसेक्ट एकदम से बढ़ते हैं लेकिन उसके बाद में डिसअपियर हो जाते हैं, तो वो बेसिकली इसको शो कर रहे हैं जे शेप कर्व को। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, लैंडस्केप, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन के अंदर आप चेक कर दो भाई क्या सही आएगा। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ए स्ट्रक्चर एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की है, लैंडस्केप की है, बायोटिक कम्युनिटी की है या इकोसिस्टम की है। तो बच्चों इसका सही आंसर है पॉपुलेशन का, ठीक है। क्योंकि एज पिरामिड में हम लोग बेसिकली एक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का पार्ट आई है, तो एक पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा, कीस्टोन स्पीसीज। मतलब कीस्टोन स्पीसीज क्या है पता होना चाहिए। कीस्टोन स्पीसीज के अकॉर्डिंग कीस्टोन क्वेश्चन हो गया और तुम्हारा कीस्टोन मार्क्स हो गए जो तुम्हें नीट के अंदर सिलेक्शन दिलाएंगे, और तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे कीस्टोन कमेंट्स होंगे, सबकी मुझे ज़रूरत है। तो एक आपके सामने सही ऑप्शन विद आंसर अनफॉर्चुनेटली मार्क किया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर दिख ही रहा है, आपको टाइमिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो species which makes up only a small proportion of the total biomass of a community yet has a huge impact of the community's organization and survival, ठीक है। तो कीस्टोन स्पीसीज एक वो स्पीसीज होती है जो एक जियोग्राफिकल एरिया में उसका नंबर भले ही कम हो लेकिन उसकी प्रेजेंस अदर स्पीसीज के लिए बड़ी ही इफेक्टिव होती है। एक छोटा सा एग्जांपल, टाइगर की प्रेजेंस जो है ना वो प्रेडेटर्स के नंबर को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से कीस्टोन स्पीसीज अपने आप में बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। अगर कीस्टोन स्पीसीज किसी इकोसिस्टम से निकाल दी जाएगी तो वो इकोसिस्टम डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा या इनबैलेंस हो जाएगा। तो बच्चों ये थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कितने आए हैं, उनका आंसर कितने स्किप किए हैं, उनका आंसर कितने गलत किए हैं, उनका आंसर तीनों मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए। क्विज कैसी लग रही है, और अपने बच्चों, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बिना कहे बच्चों शेयर कर दिया करो। कमेंट लाइक तो करना ही करना होता है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं करते ना, तो वो बेसिकली देखो आप जब देखते हो आपके कमेंट्स आते हैं तो वो मुझे पता चलता है कि हाँ इतने बच्चे हैं जो मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं इस क्विज के थ्रू। नहीं करते, तुमने अटेम्प्ट किया और सो गए, तो मुझे नहीं पता चलेगा ऑब्वियसली। बट मैं ऐसा काम करते रहूं तो इसके लिए मुझे थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होगा। सो बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं एक और नए क्विज के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।